नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल में जहां ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। और इस वक्त प्रदेश की जनता के साथ साथ विपक्ष की नजर भी इस बात पर है कि कैबिनेट की मीटिंग कब होगी। आपको बता दें कि आज शाम तक सीएम सुक्खू शिमला पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि इसी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। अब हर किसी की नजर इस बैठक पर होगी, क्योंकि चुनावी बेला से लेकर अब तक जन घोषणाओं की गूंज सुनाई देती रही। जिन चुनावी वादों के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, पहली कैबिनेट की मीटिंग से उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि ये वही घोषणाएं हैं जिन्हें जयराम ठाकुर सरकार कांग्रेस का झुंझुना जो है वो कहते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इनका होना पॉसिबल ही नहीं है। अब कैबिनेट की मीटिंग का इसलिए भी इंतजार हो रहा है कि इनको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो किस तरह से। पहली कैबिनेट हमारी होगी, पूरी कैबिनेट होगी। ओपीएस को फैसला कर चुके हम, फाइनेंस का इंतजाम कर चुके हम। ओपीएस हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट के बाद लागू होगी। जो माताएं बैठी है, महिलाएं बैठी है, जिनको हमने नारी शक्ति कहा है, जो कांग्रेस पार्टी की ताकत बनकर आई है, उनको 1500 रुपया महीने की बात भी पहली कैबिनेट में लाई जाएगी। 1 लाख रोजगार की बात की गई है। तीसरी गारंटी योजना, उस 1 लाख रोजगार में कुछ तो सरकारी क्षेत्र में मिलेंगे, कुछ निजी क्षेत्र में मिलेंगे, वो भी हमारी पहली कैबिनेट में आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की 10 सूत्री मांगों को लेकर, जिनके सहारे कांग्रेस सत्ता में आए, या कहें जिस कारण लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। इनमें से 5 मांगे बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घोषणाएं तो कर दी गई और उनके लागू होने के लिए कैबिनेट की मीटिंग का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि पहले से ही 70,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज का बोझ झेल रही हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर इन घोषणाओं का क्या असर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी के लिए गले की फांस बना और कांग्रेस के लिए एक मौका, और कहा जा रहा है कि उसी के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में आई। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर सरकार ओपीएस लागू करती है तो इसके लिए पैसा कहां से लाया जाएगा। यह वो सवाल है जो शुरू से ही सरकार से पूछा जा रहा है। और वहीं सुक्खू सरकार कह चुकी है, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम कह चुके हैं कि वो बिना केंद्र की मदद के ओपीएस देंगे और एक ऐसा मॉडल लाएंगे जिसे देश लागू करेगा। अब मॉडल कोई भी आए, पर हिमाचल पर वित्तीय बोझ पड़ना तय है। कम या ज्यादा, यह बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि 2003 से पहले के सभी कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो मिल रहा है। सवाल है उसके बाद के कर्मचारियों को ओपीएस देने का। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो हिमाचल में उनकी संख्या 3 लाख के आसपास है। अगर कर्मचारियों के रिटायरमेंट की डेट पर मोटे तौर पर नजर डालें तो ज्यादातर कर्मचारी 2027 के आसपास रिटायर होंगे। यानी अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा। परंतु अभी की तस्वीर देखें तो सरकार पर ओपीएस का खासा दबाव जो है वो नहीं पड़ेगा। दूसरी गारंटी, हर साल युवाओं को 1 लाख रोजगार। अब रोजगार में भी एक पेंच है, वो ये कि चुनावी बेला में हर जगह छाया रहा कि 1 लाख सरकारी रोजगार, लेकिन अब 1 लाख सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार की बात सामने आ रही है। अब हिमाचल के युवा की नजरें भी कैबिनेट की मीटिंग होने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या नीतिगत निर्णय होते हैं और उन्हें कैसे अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं हर महीने महिलाओं की 1500 रुपए देने पर, जिस पर जमकर विपक्ष का हल्ला बोल भी जारी रहा। यही सवाल कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका पैसा कहां से आएगा। अब देखना यही है कि आखिर ये योजना कैसे जारी होगी। इस मसले पर भी सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि इसे भी एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सभी को एक साथ इस योजना का लाभ देना मुमकिन नहीं। वहीं इस योजना की शुरुआत उन महिलाओं से की जा सकती है जिनकी आय के साधन कम हो या बीपीएल श्रेणी की हो, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है और धीरे धीरे बाकी महिलाओं को ये लाभ दिए जाएंगे।
पर अभी जो तस्वीर नजर आती है उसमें यह संभव होता नजर नहीं आता। अब आते हैं फसलों के समर्थन मूल्य पर। हिमाचल में 6 लाख के आसपास बागवान किसान हैं। ऐसा लगता है कि अभी के लिए इस फैसले को टाला जा सकता है। अब बात करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और अभी भी है। मसला अधिक गौर करने वाला इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के वक्त 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी थी और सिर्फ 3 महीने में ही विद्युत विभाग 375 करोड़ के वित्त घाटे में चला गया था। अब यहां तो बात 300 यूनिट की है। अब बिजली विभाग कितने घाटे में जाएगा और उस घाटे की भरपाई के लिए सरकार क्या रणनीति लाएगी, यह देखना जरूर होगा। बात रही हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो इस फैसले से राज्य पर ज्यादा वित्त बोझ नहीं आएगा। दूध और गोबर की खरीद में भी सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि हिमाचल की सरकार गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रही है और इसे इस संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार की सहायता की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल के पास अभी तक आय के वो ज्यादा साधन नहीं है। हिमाचल के गठन से लेकर अब तक हिमाचल केंद्र की बैसाखियों के सहारे ही चलता आया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल की कांग्रेस सरकार की सहायता करती है या फिर हिमाचल के आर्थिक विकास में कांटे बिछाने का काम करती है। यदि ऐसा हुआ तो हिमाचल के विकास का पहिया थम सकता है। कारण यह है कि हिमाचल सरकार के पास पहले ही विकासात्मक कार्यों के लिए पैसा नहीं है। इसका उदाहरण यह है कि राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे प्रत्येक 100 रुपए में 26 रुपए वो सरकार कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है। 15 रुपए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर, 15 रुपए के लिए वो लिए गए ऋण के ब्याज पर 15 रुपए जाते हैं और 11 रुपए लिए गए ऋणों की अदायगी पर। कुल मिलाकर 67 रुपए कर्मचारियों के वेतन, ऋण की ब्याज व अदायगी पर सरकार खर्च करती है। इसके अलावा सरकारी संपत्तियों के रखरखाव व पूंजीगत खर्च पर 29 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि विकासात्मक कार्यों पर सिर्फ 4% खर्च होता है। तो यह है हिमाचल के वित्त हालातों की तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ। अब देखना यही होगा कि सुक्खू सरकार कैसे हिमाचल का 70,000 करोड़ का कर्ज को वो कम करते हुए विकास के रास्ते पर हिमाचल को आगे ले जाती है। किस तरीके से रणनीतियां बनाई जाती हैं, किस तरीके से उन रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा पाता है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।